नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। सिंधु नदी तंत्र का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके तहत हमने सिंधु नदी के बारे में कंप्लीट जाना था। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। देन कुछ और चीज़ें रहेंगी, जैसे कि वर्ष 1960 का सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। तो बेसिकली ये समझौता जानेंगे और कुछ बातें अन्य रहेंगी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का लेक्चर है, टॉपिक का नाम था सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र बेसिकली आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र हिमालय अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात हिमालय के तहत जो नदियां निकलती हैं उनको हम हिमालय अपवा तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें जो नदी थी एक थी सिंधु नदी, तो सिंधु नदी तंत्र अर्थात सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलकर एक तंत्र का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो बेसिकली कल हमने जाना था सिंधु नदी के बारे में, आज हम जानेंगे उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो यहाँ छोटा सा मैप बनाते हैं और समझते हैं। ये आपके सामने क्या है, भारत का मैप अर्थात मानचित्र। तो बेसिकली हमने कल जाना था, कल की क्लास में एक सिंधु नदी थी। तो सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा था, तिब्बत वाले क्षेत्र थे। यहाँ कौन था, तिब्बत में एक मानसरोवर लेक थी, मानसरोवर झील थी। यहाँ पे एक ग्लेशियर था, सानो ख्याबाब ग्लेशियर। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता था, उसे कह रहे थे हम सिंधु नदी। इस प्रकार से एक नदी उद्गम हो रही थी सिंधु नदी, और इस प्रकार यहाँ तक आ रही थी। इस नदी को हमने क्या नाम दिया सर, इस नदी का नाम था सिंधु नदी। इस नदी को कह रहे थे हम सिंधु नदी, ठीक है। तो कल हमने ये स्टार्ट किया था सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो देखना, तो ये मुख्य नदी थी सिंधु नदी, इसकी कुछ दाईं सहायक नदियाँ थी, कुछ बाईं सहायक नदियाँ थी। लेकिन एक्चुअल में हमने दाईं सहायक नदियाँ थी उनको पढ़ लिया था, बाईं सहायक नदी भी थी उनको भी हमने इस मैप में समझ लिया था। पर आज एक एक का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम में अलग अलग रूप से पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है हमारा, हिमाचल प्रदेश। पहले इधर यहाँ हिमाचल प्रदेश है, नहीं यहाँ मान लो चलो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भी एक नदी निकलती है, ठीक है। जहाँ भी मिलन स्पॉट रहेंगे हम उनको ग्रीन से डिनोट करेंगे। यहाँ ग्रीन करते थे, थोड़ा सा ग्रीन, यहाँ पर ये मिलन बिंदु है ग्रीन, ठीक है। यहाँ से एक और नदी निकल रही थी, झेलम, चिनाब, रावी। यहाँ से एक रावी नदी और निकलती है, रावी नदी निकलती है, ठीक है सर। रावी नदी थी, और एक और नदी थी, उसका नाम था ब्यास नदी। यहाँ से एक नदी और निकलती है, उसका नाम क्या है, यहीं से ब्यास नदी। और यहाँ से एक नदी निकलती थी इसी तिब्बत वाले क्षेत्र से, इस नदी का नाम था सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या था, सतलज नदी। ये यहाँ पर इस प्रकार मिल जाती है, और इसमें आप समझना। तो मैंने यहाँ सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में आपको
यहाँ डिज़ाइन किया गया है। उसमें से जो पहली नदी है, जिसमें ये पहली नदी दिख रही है, उसका नाम है झेलम नदी। इसमें पहली नदी है, उसका नाम क्या है? झेलम नदी। उसके जस्ट नीचे आएंगे, इसका नाम है चेनाब नदी, चेनाब नदी। उसके जस्ट नीचे आओगे, इसका नाम क्या है? रावी नदी। उसके जस्ट नीचे आओगे, इसका नाम है ब्यास नदी। उसके नीचे आओगे जस्ट इसका नाम है सतलज नदी। तो इस क्रम में, अच्छा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो पहली नदी है उसका नाम है सिंधु नदी, उसके बाद है झेलम नदी, उसके बाद है चेनाब नदी, उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है ब्यास नदी, उसके बाद है सतलज नदी। तो ये क्या है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? झेलम नदी के बारे में। तो पहला बिंदु रहेगा हमारा झेलम नदी। तो एडिंग बनाएंगे सारे बच्चे, सारे दोस्त, बच्चे तो नहीं कहेंगे, दोस्त कहेंगे, ठीक है? तो सारे दोस्त एडिंग बनाएंगे। झेलम नदी नंबर 1 डालेंगे, झेलम, झेलम नदी। इस झेलम नदी के बारे में क्या रहेगा सर? तो पहला बिंदु ये रहेगा झेलम नदी। ये हमें दिख रही है सर झेलम नदी। सिंधु के बाद दूसरी नदी कौन सी है? झेलम। तो इस झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पहला बिंदु आता है इसका उद्गम। पहला बिंदु लिखेंगे इसका उद्गम। इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील के समीप, बैरीनाग झील है, एक बैरीनाग झील है, उसके समीप में ही, उसके समीप में शेषनाग झील से होता है। कहाँ से? शेषनाग झील से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सर कि जो झेलम नदी है उसका उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य में बैरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से होता है। किस झील से होता है सर? शेषनाग झील से होता है। क्लियर है? दूसरी मैं बात करूं सर, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी क्या है? इसकी प्रमुख एक सहायक नदी है, उसे कहते हैं हम किशनगंगा। यहीं पास से निकलती है, इसका नाम है किशनगंगा। तो सर इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करूं मैं, यहाँ कहेंगे सहायक नदी। सहायक, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा, ये पेपर में आती है किशनगंगा, ठीक है? अगर मैं बात करूं इस झेलम नदी के बारे में, इस झेलम नदी के बारे में, तो ये उत्तर से अर्थात सिंधु नदी के बाद किस क्रम की नदी है? दूसरी। उत्तर से नीचे आएंगे तो इसका क्रम याद रखना सारे बच्चे। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही क्रम है। तो उसमें जो उत्तर से दक्षिण की क्रम में दूसरी है झेलम। तो क्रम में कौन सी है? ये क्रमानुसार दूसरी है। क्रम के अनुसार कैसी है? दूसरी नदी। दूसरी नदी कैसा क्रम? उत्तर से दक्षिणी क्रम। उत्तर से कैसा क्रम है? दक्षिण की ओर क्रम। ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ। इसके बारे में अगर मैं बात करूं आगे थोड़ा सा और चले, जो ये नदी है क्या नाम है इसका? क्या? झेलम नदी। तो झेलम नदी बेसिकली जब निकलती है तो जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। निकलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है, निकलने के बाद जब ये अपना रास्ता तय करती है, तो रास्ता तय करने के बाद जो कुछ दूरी तय करने के बाद बूलर झील से निकलती है। कहाँ से? बूलर झील से। बूलर झील से होकर बहती है। बूलर झील क्या होती है? होकर बहती है। और बूलर झील को क्रॉस करने के बाद ये क्या करती है? बूलर झील को क्रॉस करने के बाद ये कश्मीर घाटी में बहती है। कहाँ? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में बहती है। कश्मीर घाटी कैसी है? समतल है। चूँकि कैसी घाटी है? समतल घाटी है। समतल है, इसलिए ये क्या करती है? वहाँ पर क्या कर देती है? समतल घाटी अर्थात समतल मैदान है, जिसके चलते क्या करती है? वहाँ पर ये विसर्पण करती है। क्या? विसर्पण, अर्थात विसर्पण करने लगती है। अर्थात विसर्पण का मतलब होता है कि जब कोई नदी समतल वाले क्षेत्र में बहती है तो चूँकि ढलान कम होती है, चूँकि मैदान होती है तो ढलान क्या होती है? कम होती है। इसके चलते क्या होता है? जो नदी होती है वो थोड़ी ऐसे बहने लगती है हल्के रूप में। मतलब क्या है? ऐसे सांप के नुमा, ऐसी सांप जैसी आकृति बनाती है। इसे कहते हैं विसर्पण, नदी का विसर्पण। क्यों? क्योंकि जो आकृति होती है उसकी सर्पनुमा होती है। सांप ऐसे तो चलता है, सांप कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है। तो ये क्या होता है? मैदानी भागों में आने पर विसर्पण करने लगती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं श्रीनगर, जो श्रीनगर शहर है, श्रीनगर
जो श्रीनगर है वो इसी नदी के तट पर है। किस तट के? झेलम नदी के। झेलम नदी के क्या है? तट पर है, तट पर है। ठीक है, श्रीनगर जो शहर है ये किसी नदी के तट पर है। किस नदी के? झेलम नदी के। ठीक है, और इस नदी की और आगे मैं चर्चा करूं तो ये नदी फिर आगे बढ़ने के बाद ध्यान देखिए, यहाँ कौन सा बॉर्डर है? पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान। तो इस बॉर्डर पर बहती है, क्या होती है? सीमा पर बहती है। फिर आगे जाने के बाद क्या करता है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान अर्थात इंडिया की क्या है? बाउंड्री पर बहती है, अर्थात सीमा बनाती है, बाउंड्री पर बहती है। ठीक है सर, क्या करती है? बाउंड्री पर बहती है। बाउंड्री पर क्या करती है? बहती है। और ये जो नदी है, ये जो एक जगह पड़ती है यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य में, ये जो नदी है झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक। कहाँ तक? बारामूला। अनंतनाग से बारामूला तक कहाँ करती? झेलम नदी क्या करती है? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है? एक अनंतनाग है, एक बारामूला है। तो अनंतनाग से बारामूला तक क्या होती है? ये नौकागम्य है। नौकागम्य का मतलब होता है ये नाव चलाई जाती है इसमें। कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग से बारामूला तक। जो झेलम नदी है वो कैसी है? नौकागम्य, अर्थात इसमें नाव की सुविधा है, इसमें नाव चलाई जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी थी किसके बारे में? झेलम नदी के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलें। बहुत बढ़िया। अगला जो बिंदु है, अगली जो नदी है उसका नाम है चेनाब नदी। अगली जो नदी है उसका नाम क्या है? चेनाब नदी। दूसरी नदी है उसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या रहेगा सर? चेनाब नदी के बारे में यहाँ रही चेनाब नदी। तो पहला बिंदु आता है सर, किसी भी नदी के बारे में पहला बिंदु यही रहता है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, अर्थात वो निकलती कहाँ से। तो इसके बारे में रहेगा चेनाब नदी के बारे में, इसका उद्गम। तो इसका उद्गम बेसिकली होता है कहाँ से? इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य से होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश की एक जगह पड़ती है उसका नाम है बारालाचला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से इस नदी का उद्गम होता है। राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश, और दर्रा है बारालाचला दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। नदी कौन सी है? चेनाब नदी। अगर मैं बात करूं कि इन सभी नदियों में, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी पांचों नदियों में, जो भी सहायक नदियां हैं, इन सभी पांचों नदियों में जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी एकमात्र नदी है जो कि डायरेक्ट अपना जल कहाँ ले जाती है? अर्थात डायरेक्ट अपना जल सिंधु में मिलाती है। नहीं तो जो अन्यथा झेलम हुई, रावी हुई, ब्यास हुई, सतलज हुई, ये आपस में पहले ही मिल जाती हैं। फिर आगे अर्थात इस किस में मिलती है? चेनाब में। फिर आगे चेनाब सिंधु में मिलती है। तो बेसिकली इन पांचों सहायक नदियों में एकमात्र नदी है जो अपना जल कहाँ ले जाती है? इस डायरेक्ट में कहाँ पे ले जाती है? इस सिंधु नदी में। देखिए यहाँ से ये चेनाब है, ये बह रही है यहाँ से, इस प्रकार बहने क्रम में ये जा रही है आगे, और ये अपना जल कहाँ ले जा रही? डायरेक्ट सिंधु नदी में। तो एकमात्र नदी जो डायरेक्ट जो अपना जल प्रत्यक्ष रूप से लिख लो, प्रत्यक्ष रूप से क्या है? किसमें मिलाती है? सिंधु नदी में।
सिंधु में मिलती है, ठीक है। जो क्या है डायरेक्टली रूप से किस में मिलती है, सिंधु में। और बकाया इसकी जो अन्य सहायक हैं वो किस में मिलती है, चेनाब में। फिर चेनाब जाके इसमें मिल जाती है। मतलब तो डायरेक्टली जो चेनाब नदी है वो किससे कनेक्टेड है, सिंधु से। और बकाया की नदी है किससे कनेक्टेड है, चेनाब से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में और क्या है, इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। अगर मैं बात करूं उससे चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, इसका लिख लो प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। चेनाब को अस्कनी कहते हैं, अस्कनी। चेनाब का प्राचीन नाम अस्कनी था, अस्कनी। जो झेलम मैंने पढ़ाया था तो झेलम का नाम लिख लेना, प्राचीन नाम था बेतस्ता। जो झेलम नदी थी उत्तर में मैंने अभी पढ़ाया, उसका नाम प्राचीन नाम था बेतस्ता, बेतस्ता लिख लेना है, ठीक है। किसका नाम है ये, झेलम का प्राचीन नाम। झेलम का क्या है, प्राचीन नाम, ये लिख लेना, ठीक है। आगे जो चलूँ तो आगे जो नदी है उसका नाम है रावी नदी। अगली जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है, रावी नदी। तो हेडिंग बनाएंगे रावी नदी, हेडिंग बनाएंगे नंबर 3 रावी नदी, रावी नदी। तो पहला लेके आएंगे उद्गम। पहला क्या लेके आएंगे, उद्गम। उद्गम तो लिख आएंगे, इसका भी उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग दर्रा। दर्रा क्या होता है सर, कुछ नहीं, दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है। मान के चलना ये कोई पर्वत है और एक कोई ये पर्वत है, तो इनके बीच में जो सकरा रास्ता है उसे कहते हैं हम दर्रा। क्लियर है, दो पर्वतों के बीच में एक सकरा रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, पास या दर्रा कहते हैं। क्लियर है, हाँ ठीक है। रोहतांग दर्रे के समीप से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका, रावी नदी का। और जो रावी नदी है वो कहाँ जाती है, देखना ये है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार बहने के क्रम में ये कहाँ चली जाती है, फिर मिलती किस में, चेनाब में। तो किस में मिलती है ये, चेनाब में, चेनाब में मिलती है। बहुत बढ़िया, मिलने दो, मिलती है, ठीक है। और क्या निकलेंगे रावी से, और कुछ खास नहीं है रावी से। जो अगली चौथी नदी है, अगली चौथी नदी है रावी ब्यास, ब्यास नदी। अगली कौन सी है, ब्यास नदी, ब्यास नदी। तो सर ब्यास नदी के बारे में क्या बोलोगे, यहाँ देखिए रावी चेनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, हिमाचल प्रदेश से। जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है ये किसका क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ये तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। तो बेसिकली ये जानना आसान रहेगा। देखो चेनाब, रावी, ब्यास, चेनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों नदियाँ कहाँ से उद्गम हो रहा है, हिमाचल से। तो लिखेंगे ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, उद्गम देखो, उद्गम लिखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो जगह है वो है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। और ये किसकी सहायक है, अगर मैं बात करूँ ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है सतलज की, सतलज की सहायक नदी। किसकी, सतलज की। यहाँ देखिए आपको मैं बताऊँ, ये रही ब्यास नदी, हिमाचल से निकलती है रोहतांग हिमाचल से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। और निकलने के बाद ये इस प्रकार से पंजाब राज्य में किस में मिल जाती है, सतलज नदी में। तो किसकी सहायक हो जाएगी, सतलज में। मिलती कहाँ पर है, पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में मिलती है, ठीक है। आगे चले, और ब्यास नदी के बारे में एक और जानकारी है, ये एकमात्र नदी है इन सभी नदियों में, एकमात्र नदी है जो कि केवल भारत में बहती है। देखना यहाँ हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ और उद्गम होने के बाद आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद पंजाब राज्य में इसका अंत हो गया। अर्थात भारत से ही उद्गम होती है और भारत में ही बहती है इन सभी नदियों में। क्यों, देखना झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी कहाँ से निकल रही थी, जम्मू कश्मीर से, और निकलने के बाद कहाँ जा रही थी सर, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। फिर किस में मिल रही है, चेनाब में। इस चेनाब को देख लो, ये डायरेक्ट कहाँ आ रही है सर, पाकिस्तान में।
रावी को देख लो, ये देख रहा पाकिस्तान में आ रही है। इधर ब्यास को देख लो, ब्यास मात्र एक नदी है जो भारत में बह रही है, भारत से उद्गम हो रहा है, भारत में ही अंत हो रहा है। जाकि सतलज की बात करें तो सतलज कहाँ रही है, पाकिस्तान। तो ये बेसिकली क्लियर है। अब मैं आगे चलते हैं, जो अंतिम नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अंतिम नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम सहायक नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, ठीक है। जो पहला है, सर किसी भी नदी के बारे में पहला बिंदु ये होता है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये है सतलज नदी, उसका उद्गम यहाँ से होता है। अर्थात मैं कहूँ तिब्बत वाले क्षेत्र से, तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील के समीप से, झील के समीप राक्षसताल से, राकसताल लिख लो या राक्षसताल लिख लो, राकसताल से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है इसका उद्गम, मानसरोवर झील के पास में एक राकसताल है, वहाँ से उद्गम होता है किसका, सतलज नदी का, ठीक है। उद्गम होने के बाद में ये भारत में एंट्री कहाँ पे करती है, हिमाचल प्रदेश के सिपकला दर्रे से। लिखेंगे भारत में हिमाचल प्रदेश के सिपकला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत में जब एंट्री करती है तो कहाँ से करती है, देखना ये है सतलज नदी, ये है हिमाचल, तो यहाँ से एंट्री करती है, ठीक है। तो ये क्या है, सिपकला दर्रे से भारत में क्या करती है, एंट्री करती है। और यहीं पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे कहते हैं हम सिपकला गॉर्ज। यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे कहते हैं हम सिपकला गार्ज मैंने कल एक लेक्चर में बता दिया था, आप कल का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। गॉर्ज मैंने कल के लेक्चर में बता दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस नदी की और चर्चा करूं तो ये जो नदी है सतलज नदी, ये कितने देशों में बह रही है, चाइना, भारत, पाकिस्तान, कितने देशों में बहती है सर, ये 3 देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है सतलज नदी। कितने देशों में बहती है भाई, 3 देशों में बहती है। सर कैसे कैसे बहती है, सुनना जरा। अगर मैं बात कर लूँ इसकी, पहले बहती है चीन में अर्थात तिब्बत में बहती है, फिर भारत में बहती है, फिर बाद में पाकिस्तान चली जाती है, फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। तो अर्थात ये कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। और सर इसके बारे में जानकारी बताइए, इस सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी से कौन सी नदी मिलती थी, मैंने अभी बताया था आपसे, ब्यास नदी। तो जहाँ सतलज और ब्यास नदी मिलती हैं वहाँ क्या है, पंजाब में इसमें कौन मिलती है, पंजाब में इसमें ब्यास नदी मिलती है। जहाँ ये ब्यास नदी मिलती है पंजाब में, वहाँ पर क्या बना है, एक बैराज बना है जिसे हम कहते हैं हरिके बैराज। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, हरिके बैराज बना हुआ है। यहीं से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। और इस नहर की विशेषता क्या है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये कैसी है, भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर से जो राजस्थान का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसको पानी की पूर्ति की जाती है। क्यों, हम जानते हैं राजस्थान का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो कैसा है, रेगिस्तानी है, चूँकि वहाँ पर जल की कमी है। इस जल की कमी को पूरा करने के लिए जहाँ सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों मिलती हैं, वहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं हम इंदिरा गांधी नहर। लेकिन है ना, ये भारत की कैसी है, सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और चूँकि ये जो हरिके बैराज है ये कहाँ है, पंजाब में, पंजाब राज्य में तो है, पर पंजाब राज्य में भी ये कपूरथला में है, पंजाब की कपूरथला में, ठीक है। पंजाब राज्य में कपूरथला में, पंजाब राज्य के कपूरथला, ओके। तो ये किसके बारे में जानकारी थी, सतलज नदी के बारे में जानकारी थी, ठीक है। अब ये तो हुआ इसकी सहायक नदियों के बारे में। और कुछ अन्य कैसी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, जैसे मैं बात कर लूँ जास्कर, सियांग, सिगार।
और अन्य सहायक नदियाँ जो कहाँ मिलती है सिंधु में, बाईं ओर से, छोटी छोटी हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, जास्कर, सियांग, सिगार, जास्कर, सियांग, सिगार, ठीक है। अन्य इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो अंतिम जो कॉन्सेप्ट रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको समझने से पहले 1 मिनट और समझना जरा। ये जो नदी है इसका नाम क्या था, सिंधु नदी। और इधर क्या है, अरब सागर। इधर क्या है, भारत की, इधर क्या है, अरब सागर। सिंधु नदी तिब्बत में उद्गम होने के बाद भारत में एंट्री करती है। भारत में एंट्री करने के बाद ये पूरे पाकिस्तान में आती है, और आने के बाद ये किस में चली जाती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। अपना जल अरब सागर में गिराती है और इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, बहुत सारी नदियों को जल लेकर जाती है। जैसे यहाँ दिख रहा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका जल साथ में लाती है और सभी का जल इकट्ठा करके कहाँ ले जाती है, अरब सागर में। और यहाँ पर पाकिस्तान का एक शहर है, उसका नाम है कराची। तो जो अंतिम शहर पड़ता है सिंधु नदी के रास्ते में, जो अंतिम शहर है वो पाकिस्तान का कराची है। इसके बाद ये डायरेक्ट अरब सागर में चली जाती है। बेसिकली ये जो 5 नदियां हैं, जो पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है, यहाँ पे मिठानकोट, पाकिस्तान का एक जगह है मिठानकोट, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मिठानकोट। इसी मिठानकोट नामक स्थान पर ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये किस में मिलती है सर, सिंधु में। इसे हम कहते हैं मिठानकोट के पास में क्या बनाती है, पंचनद बनाती है। क्या बनाती है, पंचनद, अर्थात 5 नदियों का मेल होता है, इसलिए इसे कहते हैं पंचनद। क्यों, क्योंकि ये 5 नदियाँ इकट्ठा जल कहाँ गिराती हैं, सिंधु में, सिंधु जाके कहाँ गिराती है, अरब सागर में। क्लियर है ये बात, बिल्कुल। तो पंचनद कहाँ बनाती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में। पेपर में आता है सिंधु की जो 5 सहायक नदियाँ हैं वो अपना पंचनद कहाँ बनाती हैं, तो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर। ये हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये था सिंधु नदी के बारे में। अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो अंतिम कॉन्सेप्ट है, वो है सिंधु नदी जल समझौता को लेकर। उसे कहते हैं हम सिंधु नदी जल समझौता। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। क्लियर। अब ये सिंधु नदी जल समझौता है क्या, ये सिंधु नदी जल समझौता क्या है समझना। सर मैं आज सारी की सारी जो नदियाँ थी उनके बारे में मैं लिखता हूँ, समझना। जैसे कि मैं बात करूँ उत्तर, जैसे क्रम से चला है, तो पहले ऊपर कौन थी, सिंधु, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे क्या थी, चेनाब, यही थी सिंधु, झेलम, चेनाब। फिर थी रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, यही थी रावी, ब्यास, सतलज, यही थी नदियाँ। अब मैं जैसे चर्चा कर रहा हूँ कि सर देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो उत्तर की 3 नदियाँ हैं कौन कौन सी, उत्तर की जो 3 नदियाँ दिख रही हैं आपको, ये वाली सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीनों नदियों का जल कौन लेगा, पाकिस्तान। कौन लेगा, पाकिस्तान। तो सर फिर हिंदुस्तान नहीं लेगा इन तीनों नदियों को, लेगा। पर हिंदुस्तान को ये रहा यहाँ पर देखना, इन तीनों नदियों के बारे में एक कंडीशन हुई, इसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। ये हुआ था वर्ष 1960 में। ये कब हुआ, वर्ष 1960 में। इसमें हुआ क्या था कि इन नदियों के जल को लेकर दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद चलता रहा, लंबा समय बीतता रहा। तो इस बीच हुआ क्या, एक समझौता हुआ इन नदियों को लेकर। तो उसमें हुआ क्या, जो उत्तर की 3 नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% पानी, इसका 80% जल किसका, इन तीनों, 80% जल कौन लेगा, पाकिस्तान। कौन लेगा भाई, पाकिस्तान। और इन तीनों नदियों का जल 20% जल कौन लेगा, हिंदुस्तान। ये डिसीजन हुआ।
इसमें कहा गया इस समझौते में कि जो उत्तर की 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, उत्तर की 3 नदियों का जल 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, बकाया 20% जल का उपयोग हिंदुस्तान करेगा। और जो नीचे की 3 नदियां थी, ये वाली रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, ये रही रावी, ब्यास, सतलज, इनके बारे में कहा गया कि इन 3 नदियों का जल 80% जल कौन यूज करेगा? हिंदुस्तान। और इनका 20% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ये कहा गया इस सिंधु नदी जल समझौते के तहत। आपको ये समझ में आ रहा होगा? कुछ नहीं है सर, जो उत्तर की 3 नदियां हैं उनका सर्वाधिक यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। और जो दक्षिण की 3 नदियां हैं, अर्थात नीचे की जो 3 नदियां हैं उनका सर्वाधिक यूज कौन करेगा? भारत। मतलब उत्तर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान को, उत्तर की 3 नदियों का जल 20% हिंदुस्तान को, बकाया नीचे की 3 नदियों का जल 80% हिंदुस्तान को, 20% पाकिस्तान को। मतलब 80 और 20 के रेशियो में इनको बांट दिया। ठीक है, तो ये क्या था? सिंधु नदी जल समझौता था। ये कब हुआ? वर्ष 1960 में। ये पेपर में आता है। क्यों हुआ? क्योंकि सर दोनों देशों के बीच इन नदियों के जल को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता था, तो इसके चलते ये निर्णय लिया गया सिंधु नदी जल समझौते का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।